Assalamualaikum. Today we are going to talk about functions and graphs. We are basically going to solve the unit 4.1 in this video, but before that I'm going to give you a basic idea of what functions are. So functions basically होते हैं कि something that connects an input to an output. मतलब something like a machine जिसमें like एक बॉक्स है फॉर एग्जांपल, उस बॉक्स में आप कोई चीज़ इनपुट करोगे और फिर वहाँ से आपका कोई आउटपुट आएगा। तो दिस इज़ बेसिकली अ फंक्शन इन सिंपल टर्म्स। इनपुट क्या होता है? जो आप उस पर अंदर डालते हो बॉक्स के अंदर। अब ये इनपुट इन मैथमेटिकल टर्म्स ये है एक्स वैल्यू। ये बॉक्स में आपने डाला और फिर आपको जो बाहर वैल्यू मिलती है वो है वाई वैल्यू। तो फंक्शंस हम लिखते कैसे हैं? मिसाल के तौर पे जो भी लाइक लीनियर इक्वेशंस होती हैं या फिर लीनियर या फिर क्वाड्रेटिक क्यूबिक, मतलब जिसमें एक्स और वाई के टर्म्स में वो फंक्शंस होते हैं सारे। अब यहाँ पे हमें फॉर एग्जांपल लिखें 4x+3। अब दिस इज़ अ फंक्शन। टू राइट इट एज अ फंक्शन हम बस सिंपली क्या करेंगे, y की जगह fx लिख देंगे। fx इज इक्वल टू 4x+3। तो दिस इज़ अ फंक्शन। So functions are basically like a list of inputs and outputs. That's it. That's सिंपली व्हाट फंक्शंस आर। ये सारे फंक्शंस होता है। इसको ज़रूरी नहीं कि हम एफ एक्स लिखें, हम कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे जी एक्स डी एक्स कुछ भी लिख सकते हैं। इट्स नॉट कि कोई फिक्स्ड होता है। क्वेश्चंस में मोस्टली एफ़ और जी यूज़ करते हैं, लेकिन आप कुछ भी लिख सकते हो। लाइक फंक्शंस आप बस एफ़, इसको एफ़ से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन आप कोई भी अल्फ़ाबेट चूज़ कर सकते हो, लेकिन दिस इज़ स्टिल अ फंक्शन। और इवन अगर आप ऐसे लिखो तब भी ये फंक्शन है। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। जो फर्स्ट के 2 क्वेश्चंस हैं वो है मैथमेटिकल ऑपरेशंस यूज़ करने के बारे में। सो देयर आर 4 मैथमेटिकल ऑपरेशंस वी आर गोना बी टॉकिंग अबाउट: सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। फंक्शंस की कैसे करना है, नंबर्स की तो आपको पता होगा। अब हम करने वाले हैं फंक्शंस की सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो हाउ डू वी डू द sum? It's really simple. For sum you just need to add the two functions. Like it's basically a plus b, मतलब fx plus gx. You just need to add the two functions. Functions आपको क्वेश्चन में गिवन है, आपको बस उन्हें ऐड करना है। एंड फॉर सब्ट्रैक्शन आपको बेसिकली क्या करना है, उन्हें सब्ट्रैक्ट करना है। और करना क्या है कि आपको ब्रैकेट्स में ये दोनों चीज़ें लिखनी है, और उनको बताऊँगी क्यों। fx and then gx and you write this in brackets. तो आपको सिंपली करना क्या है, आपको बस सिंपली ऐड कर देना। इज़ रियली सिंपल। अब पहला क्वेश्चन है नंबर 1, fx plus gx। fx plus gx। सो व्हाट वी डू, वी जस्ट ऐड दम टुगेदर। जो प्लस साइन है ये बीच में है, ये पूरे ब्रैकेट पर है, लाइक पूरे फंक्शन पर है। तो नाउ व्हाट वी डू इज़ कि हम इसको ब्रैकेट्स में लिख देंगे। फर्स्ट स्टेप इज़ टू राइट द फंक्शन डाउन इन ब्रैकेट्स। ये fx है एंड देन हम gx लिखेंगे प्लस gx इज़ 3x minus 2। हमने 3x minus 2 लिख दिया। और अब हम ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे। 2x plus 5। अब ये प्लस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ का प्लस इंटू प्लस इज़ प्लस एंड देन 3x एंड देन प्लस इंटू माइनस इज़ माइनस। तो यहाँ पे ये ऐसे आ गया। और अब हम क्या करेंगे, अब हम लाइक टर्म्स को साथ लिख देंगे। 2x प्लस 3x लाइक टर्म्स क्योंकि दोनों के साथ x है, प्लस 5 माइनस 2 क्योंकि दोनों न्यूमेरिकल टर्म्स हैं। अब हम इन्हें ऐड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 5x और यहाँ आ जाएगा 3। सो दिस इज़ द आंसर। एंड सिंपली अगर हम देखें तो आप, आई होप यू आर फेमिलियर विद दिस, कि हम साइंस को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। जब हम दो एडिशन की साइंस को मल्टीप्लाई करते हैं तो वी गेट अ प्लस साइन बैक, और जब हम प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर हमेशा माइनस साइन आती है, और जब हम दो माइनस साइंस को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर प्लस साइन आती है। आई होप दिस इज़ क्लियर। अब हम दूसरा क्वेश्चन करें। तो दूसरे क्वेश्चन में जस्ट सेइंग fx माइनस gx। अब fx माइनस gx में क्या होता है कि यहाँ पे भी आप सिंपल, वैसे हमने वहाँ पे प्लस डाला था, अब हम माइनस डालते हैं बीच में, और हमें ब्रैकेट्स में लिखना है। जस्ट रिमेंबर दिस, fx को ब्रैकेट में लिखा 2x प्लस 5 और फिर gx को ब्रैकेट में लिखा 3x माइनस 2। तो अब हम इसको ऐड करें और यहाँ पे ये ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे प्लस है, प्लस इंटू माइनस इज़ माइनस, माइनस 3f, माइनस इंटू माइनस इज़ एज वी सेड इट्स प्लस, प्लस 2। अब हम फिर से लाइक टर्म्स को साथ लिख देंगे, +5 + 2।
तो ये आ जाएगा -x और ये आ जाएगा 7, तो 7 - x इज़ द आंसर फॉर दिस। और अब वी मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। दिस वाज प्रीटी सिंपल, इसमें बस प्लस और माइनस की हमने बात की, इन दोनों की बात की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम इन दोनों की बात करेंगे। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इट्स बेसिकली मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बारे में। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें बस हम क्या कर रहे हैं, दोनों फंक्शंस को मल्टीप्लाई करेंगे फिर से ब्रैकेट्स लगा के। और जब हम डिवाइड करेंगे तब हमें बस डिवाइड करना होगा। जैसे मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगी तो ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब पहले क्वेश्चन में वो बोल रहा है f(x) × g(x). अब हमें दोबारा से क्या करना है, दोनों को ब्रैकेट्स में लिख देना है। f(x) क्या है यहाँ पे, x + 2, और फिर g(x) क्या है हमारा, 2x + 4, 2x + 4। अब हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इसके लिए बेसिकली आपको करना क्या होता है, लेट मी जस्ट डेमोन्स्ट्रेट कि ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है। लेट्स जस्ट डू इट विद अ सिंपल a + b को अगर हमने मल्टीप्लाई करना हो c + d के साथ तो हम कैसे करेंगे, हमें क्या करना होगा, पहले ब्रैकेट की टर्म को इन दोनों के साथ, पहले इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, और फिर इसको इसके साथ। आपको सब टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करना होगा। पहले a × c, ये हो गया ac + ad + bc + bd। तो बेसिकली ऐसे करना होता है। दिस गेटिंग रियली मेसी, तो करना क्या होता है, पहले इसको इसके साथ 1, एंड देन इसको इसके साथ 2, एंड देन इसको इसके साथ 3, एंड देन इसको इसके साथ तो 4। अब पहले क्या करेंगे, x × 2x, तो ये हो जाएगा 2x²। देन हम x को 4 के साथ करेंगे, वो हो जाएगा 4x। फिर हम 2 को 2x के साथ तो वो हो जाएगा 4x, फिर 2 को 4 के साथ तो वो हो जाएगा 8। तो हमें बेसिकली एक ब्रैकेट जो फर्स्ट वाला है उसको दूसरे ब्रैकेट के दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करना है 1 बाय 1, तो 4 टर्म्स होंगे यहाँ पे। अब हम यहाँ पे 2 लाइक टर्म्स है तो हम इनको प्लस कर देंगे, 2x² + 8x + 8। सो दिस इज़ द आंसर। और अब दूसरा क्वेश्चन है g(x) × f(x). अब ये हमें यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझना है कि पहले हम किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करें, रिगार्डलेस ऑफ द ऑर्डर द आंसर विल बी द सेम, वेदर यू मल्टीप्लाई f(x) by gx और gx by f(x), तो आंसर जो है वो सेम आएगा क्योंकि यू आर मल्टीप्लाइंग द सेम टर्म्स। यहाँ पे ये रूल है कि a × b = b × a, क्योंकि आंसर दोनों से सेम आएगा। यहाँ पे बस आप gx को पहले लिखोगे 2x + 4 एंड देन x + 2, लेकिन आंसर जो है इट वुड स्टिल बी दिस, so that is still the answer। और फिर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अबाउट डिवाइडिंग दैम। अब हम डिवाइड कैसे करते हैं, वी सिंपली राइट दैम डाउन। जो हम क्वेश्चन में देखेंगे न्यूमरेटर कौन सा है, डिनोमिनेटर कौन सा है। दिस इज़ द न्यूमरेटर जो ऊपर आता है, और जो नीचे आता है वो होता है डिनोमिनेटर। तो अब हम जस्ट राइट दिस डाउन। f(x) हमारा है x + 2, gx हमारा है 2x + 4। नाउ हाउ डू यू डू दिस, इस बारे में आपको करना ही होता है, आपको कॉमन लेना होता है क्योंकि आपको डिवाइड करना है तो आपको थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना होगा। अब ये वाली जो टर्म है ये तो पहले से ही बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइड है ना, इस पे काम करना होगा। सो व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन टेक समथिंग कॉमन। अब इस पर हम क्या कॉमन ले सकते, क्या हम x को कॉमन ले सकते हैं इन दोनों टर्म्स में, हम नहीं ले सकते क्योंकि दोनों टर्म्स में x नहीं है। इस वाली टर्म में x है, इस वाली में नहीं है, तो हम x को कॉमन नहीं ले सकते। अब 2 को हम कॉमन ले सकते हैं क्योंकि इस वाली टर्म में भी 2 है, और इस वाली टर्म को अगर हम थोड़ा सिंप्लीफाई करके और लिखें x + 2 एंड 2x + 2 × 2, बस बेसिकली हमने इसको सिंप्लीफाई करके लिख दिया कि इसमें 2 2s आ रहे हैं, मतलब 2 × 2 = 4। तो अब एक 2 इसमें से कॉमन आ सकता है और यहाँ पे भी एक 2 है, हम क्या करेंगे, x + 2 2x + 2। Now to make sure कि you have done this part correctly, what you can do is you can multiply this and you should get this same answer। जो यहाँ पे अगर आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो यही आंसर आना चाहिए, जिससे आपको पता चलेगा कि आपने जो कॉमन लिया है वो आपने सही लिया है। जस्ट टू वेरीफाई यू कैन डू दैट। खैर ये दोनों यहाँ पे सेम है तो ये कट हो जाएंगे। अब आंसर आ जाएगा 1/2। ठीक है,
अब यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें न्यूमरेटर gx है और डिनोमिनेटर fx है, वहाँ पे क्या था, उल्टा था। अब यहाँ में आवर मेन लेसन इज दैट a divided by b is not the same as b divided by a. So इसमें मतलब वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में आप किसी भी ऑर्डर में करो आंसर सेम आता है, यहाँ पे सेम नहीं आता, यहाँ पे इसका आंसर बिल्कुल डिफरेंट आएगा। तो अब हम इसका आंसर कंप्यूट करते हैं। gx इज़ 2x plus 4 एंड fx इज़ x plus 2। फिर से हम इसको कॉमन लेंगे लाइक वी डिड बिफोर, तो 2 कॉमन आ जाएगा, x plus 2 की वर्किंग सेम रहेगी, x plus 2। अब ये x plus 2 और x plus 2 कट हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर 2 होगा। तो बेसिकली इसका जो रेसिप्रोकल है वो इसका आंसर है, क्योंकि हमने उसको उल्टा कर दिया बिल्कुल। नाउ फॉर द नेक्स्ट पार्ट, दिस इज़ क्वेश्चन 3। इसमें थोड़ा नया कॉन्सेप्ट है। अब हमने अब मैथमेटिकल ऑपरेशंस के साथ डील कर लिया है। अब हमारा है कि हमें कंपोजिट फंक्शंस के साथ डील करना है। तो द वे यू डील विद कंपोजिट फंक्शंस इज़ दैट जो फंक्शन पहले लिखा हुआ होता है, यहाँ पे 2 फंक्शन हैं, fx और gx। यहाँ पे हमें 3 एग्जांपल्स दी हुई हैं। फॉर सिंप्लिसिटी हम अभी सिर्फ एक की बात कर रहे हैं, इनको कट कर देता है ताकि ये कंफ्यूज ना करें। अभी हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं। सो फॉर सिंप्लिसिटी आप बस देखो कि हम इस फंक्शन की बात कर रहे हैं, और इसको करते कैसे हैं कि जो फंक्शन पहले लिखा हुआ था, जैसे यहाँ पे पहले f लिखा हुआ है, राइट, यहाँ पे पहले f लिखा हुआ है, बाद में g है, फॉग। तो इसका मतलब ये है कि जो f है वो बाहर है, f इज़ द आउटसाइड फंक्शन एंड gx इज़ इनसाइड fx। मतलब ये ओ बोल रहा है कि जो f है इट्स आउटसाइड एंड g इज़ इनसाइड। जो बाद में फंक्शन है वो अंदर होगा, जो बाहर फंक्शन है वो पहले होगा। तो द फर्स्ट स्टेप इज़ जस्ट टू राइट इट डाउन। फॉग अगर लिखा हुआ है तो f बाहर है, गॉफ लिखा हुआ है इसका मतलब g बाहर है और fx अंदर है। फॉफ लिखा हुआ है तो मतलब f बाहर है और f भी अंदर है, और अगर गॉग लिखा हुआ है तो g बाहर है और g अंदर है। ना हम क्वेश्चंस करेंगे तो ये ज़्यादा क्लियर होगा और फिर आपको पता चलेगा इसको डील करना कैसे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ the first question is fog. The fog is basically f बाहर है कि gx उसके अंदर है। तो अब हमें करना क्या है, basically the first step is to write down the function of x. Step 1, write down the function that is outside, not inside, ठीक है। अब outside हमारा क्या है, f है, तो हम fx से फंक्शन सिंपली राइट डाउन करेंगे, 2x plus 2, 2x plus 3। Step 2 is to replace x with a box, कि हमें यहाँ पे x को रिप्लेस कर देना है विद अ बॉक्स। थर्ड स्टेप इज टू राइट द इनसाइड फंक्शन इन द बॉक्स। अब यहाँ पे इनसाइड फंक्शन है gx, तो हमें सिंपली बॉक्स में gx लिख देना है। अब यहाँ पे gx है क्या, x क्यूब। अब हम इस बॉक्स में सिंपली x क्यूब लिख देंगे, x क्यूब and plus 3। तो दिस इज़ द आंसर, सिंपल। अब हम इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन करेंगे फॉलोइंग द सेम स्टेप्स। आई एम नॉट गोना राइट द स्टेप्स डाउन अगेन, बट लाइक फॉर रेफरेंस यू कैन रेफर टू दीज वुड रिमेन द सेम। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है गॉफ। तो बेसिकली g बाहर है और fx अंदर है। अब हमें करना क्या है कि g का जो फंक्शन है हम उसको लिखेंगे, g का फंक्शन है x क्यूब, हमें x क्यूब लिखना है। अब x क्यूब, x को रिप्लेस कर देना है विद अ बॉक्स, क्यूब तो यहाँ पे रहेगा, और फिर हमें इस बॉक्स में अंदर वाला फंक्शन लिख देना है। अंदर वाला फंक्शन क्या है, 2x plus 3। यहाँ पे हम लिख देंगे 2x plus 3 क्यूब। दिस इज़ द आंसर। एंड नाउ फॉर द c part, our c part is false। अब हमें
फाइंड करना है। फॉफ कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे हमें f का फंक्शन लिख देना है क्योंकि f बाहर है, तो f का फंक्शन है 2x + 3, 2x + 3। अब हमें x की जगह बॉक्स लगा देना है और अब हमें बॉक्स में वो फंक्शन लिखना है जो अंदर है। अंदर भी 2x + 3 है, तो हम बॉक्स में पूरा 2x + 3 लिख देंगे। आई होप दिस इज़ क्लियर। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करके हम फर्दर सिंप्लीफाई कर देंगे। 4x + 9। अब इसी का डी पार्ट भी इसी की तरह होगा। डी पार्ट इज गॉफ, सॉरी इट्स गॉग, वी ऑलरेडी डिड गॉग, गॉफ गॉग। तो अब हमें जी का फंक्शन लिखना है x³। अब यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। अब इस स्क्वायर में भी फिर से यही वाला फंक्शन आएगा x³। यहाँ पे पहले से क्यूब के ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, फिर ये हो जाएगा x⁻9 ऑनस्टेड। सिंपल। अच्छा जी, आपने कॉन्सेप्ट तो पूरा पढ़ लिया, लेकिन भाई प्रैक्टिस कहाँ से करोगे? तो इस प्रैक्टिस के मसले को हल करने के लिए पंजाब का मंजन आप सब लोगों के लिए लेके आ रहा है बिल्कुल एग्जाम डिक्टो कॉपी रिलेटेड प्रैक्टिस ग्रैंड टेस्ट। इसके अंदर फिजिक्स के, केमिस्ट्री के आपके सारे के सारे चैप्टर वाइज हैं। अगर आपको एक्सेस करना है, अभी डिस्क्रिप्शन में जाओ और अटेंड करो, जो सीखा है उसको अप्लाई करो, तभी तो मार्क्स आएंगे। ठीक है। इसके अलावा अगर आपको नोट्स चाहिए, आपने कहा लेक्चर तो बहुत बड़ा है, हमें पेपर की तैयारी करनी है, तो उसके लिए अगर आपको नोट्स चाहिए, आप हमारे नोट्स बिल्कुल ये हाई क्वालिटी वाले प्रीमियम ले सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये आपको बिल्कुल फ्री में चाहिए, अभी डिस्क्रिप्शन में जाओ, तुम्हें व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक बना, तुम्हें हमारे व्हाट्सएप चैनल की लिंक बने, या तुम हमारे इस नंबर पे तुम्हें नजर आ रहा है, यहाँ पे नीचे ऊपर नंबर है, इस पर जाके मैसेज करो, उसमें हमें नोट्स हैं, हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे और वहाँ पे सारे के सारे ऐसे हाई क्वालिटी प्रीमियम नोट्स का आपको मिलेगा एक्सेस, आपके चैप्टर 1, चैप्टर 2, फिजिक्स, बायो केमिस्ट्री में तमाम सभी। ठीक है। इसके अलावा हमारे प्यारे बच्चे कहते हैं सर हमें अभी भी तैयारी नहीं हो रही है, हमें समझ नहीं आ रहा हम कैसे पेपर मिलाएं। तो जी, पंजाब का मंजन आपके लिए तमाम सब्जेक्ट की तैयारी करवाने के लिए पूरे के पूरे 5 सब्जेक्ट लेके आ चुका है, पूरी 1 साल की बैच, सिर्फ और सिर्फ पूरे साल के 15,000 रुपये में। इस बैच के अंदर खास बात पता है क्या है? हम यहाँ पर राइटिंग मेथड सेशन करते हैं, जो कि एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन है। अगर आपको लिखना नहीं आता, आपको लिखना सिखाएंगे। एग्जामिनर आपके चाचू का बेटा तो है नहीं, आपको फ्री में मार्क्स देके चला जाए। तो हर सवाल को करने की टिप्स एंड ट्रिक्स होती है, स्टाइल होता है, पैटर्न होता है। तो हमारी टीम आपको चैप्टर टेस्ट, वो तमाम की तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स से कैसे चीज़ों को लिखें, पेपर की प्रेजेंटेशन कैसे हो, उसकी तैयारी, उसके अलावा 24/7 टीचर सपोर्ट, कोई भी किसी वक्त डाउट हो वो करो। और तुम्हें कहीं बाहर जाने का सर ही नहीं मारना। क्यों? क्योंकि एक हाई क्वालिटी प्रीमियम क्लासेस आपको घर बैठे ऑनलाइन मिल रही है। तो जी क्यों इन लोकल एकेडमी में धक्का खाना? तो ये हमारी टीम आपको सर्व कर रही है। Now the fourth question is simply about fog and GOF, like composite functions again. So it's pretty simple and it's basically the same thing we did above, but now we have to find the we have to find a constant that's missing over here. Look, they haven't given us the constant, like the constant for fx is +2, but they haven't disclosed the constant for gx. So we have to find it. The way we do it is, they're saying to find the value of k such that fog and GOF are equal. So for fog and GOF to be equal, to set them equal, we first have to calculate what fog and GOF are, and then we set them equal, and then we calculate the value of k. So this first step here would be to calculate fog. And so how do we do that? Fog mein f is outside, so it's the outside function, and then gx is inside. The step 1 to follow up to solve a composite function was to write down the function that's outside. So we write down f 3x + 2, and then we replace x with a box. And then in place of the box we write the inside function, which is gx, which is 6x minus k, 6x minus k plus 2, and then we multiply these, so it is 18x minus 3k plus 2. And now this cannot be simplified any further because these are all, none of these are like terms. Now the second step is to calculate GOF.
So g is outside and fx is inside. So now we write down g, 6x minus k. We replace x with a box. Then inside the box we put the inside function, which is fx, 3x plus 2 minus k, 18x plus 12 minus k. Now again this cannot be solved any further. Now what we have to do is we have to set them equal simply, and then we have to find the value of k. So we set both of these equal. 18x minus 3k plus 2, 18x plus 12 minus k. So first of all 18 gets cancelled out, and then we have minus 3k plus 2 here, and then 12 minus k here. So we bring the like terms over to one side. Minus 3k plus k, 12 minus 2. So this would be minus 2k and then 10k, and then this is getting multiplied over here, where this side it gets divided. So our answer is k is equal to minus 5. Simple. Now these are a different sort of questions. These are also composite functions because there is one function inside the other, but the difference here is that we are given the values of x. So ऊपर क्या था कि we had gof, we had fof, but that was it. We weren't given any x values. Here we are given x values. So this would be solved differently. इसका method बिल्कुल different है ऊपर से. ऊपर आपको पहले outside वाला लिखना था, फिर उसमें box लगाना था. Here you just have to follow a different approach, and so the step 1 here is to solve the inner bracket. हमें इसमें करना क्या है, हमें simply इसमें जो first step है वो ये है कि हमें इनर ब्रैकेट को सॉल्व करना है. जो इनर ब्रैकेट है, जो यहाँ पे जो इनर वाला है उसको सॉल्व करना है, बाहर वाले को इग्नोर करना है. जी ये जो बाहर वाले उनको देखना भी नहीं है. तो पहला क्वेश्चन करें अगर हम GF4. अब हम बाहर वाले को तो इग्नोर कर रहे हैं फॉर नाउ. अब हमें पहले इसको सॉल्व करना है. तो क्या करना है, f का फंक्शन लिखना है 3x प्लस 2. अब इसमें x की वैल्यू हमें दी हुई है इन्होंने 4 प्लस 2. अब हम इसको कंप्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा 12 प्लस 2 14. अब ये जो 14 है, सिंस वी हैव फाउंड आउट, वी हैव एस्टैब्लिश्ड कि f4 इज इक्वल टू 14, कैन वी राइट दिस एज दिस कि यहाँ पे जो इसकी पूरी इनर वैल्यू है ये जो हमने कैलकुलेट किया वो 14 है. तो अब हमें सिंपली करना क्या है कि हमें g वाले फंक्शन में 14 पुट करना है. तो हम g वाला फंक्शन लिखेंगे पहले 2x प्लस 3. अब यहाँ पे हम x की जगह 14 लिख देंगे प्लस 3. अब हमारा आंसर आ जाएगा 28 प्लस 3 31. अब हम दूसरा क्वेश्चन करके देखते हैं इसी तरह से. तो अब हमारा है f3. अब क्या करना है, बाहर वाले को पहले इग्नोर करना है, हमें सिर्फ f3 फाइंड करना है. अब f3 क्या है, यहाँ पे हम पूरा फंक्शन लिखेंगे. f का फंक्शन क्या है 3x प्लस 2. 3x प्लस 2 यहाँ पे लिख दिया. अब यहाँ पे हम x की जगह 3 लिख देंगे प्लस 2. 9 प्लस 2 इज 11. अब हम सिंस वी हैव एस्टैब्लिश्ड कि f3 इज इक्वल टू 11, सो कैन वी राइट आउटसाइड फंक्शन एंड देन इनसाइड वी हैव 11, जस्ट 11. तो अब हमें क्या करना है, दोबारा से f वाला फंक्शन, क्योंकि बाहर भी हमारा x है और सॉरी f है, तो 3x प्लस 2. अब हमें क्या करना है, x की जगह बस 11 पुट कर देना है. सो आपको यहाँ पर 2 दफ़ा वो कंप्यूटेशन करनी है, लेकिन इट इज़ फेयरली सिंपल वंस यू अंडरस्टैंड द रूल्स. यहाँ पे आंसर आएगा 35. अब हमें थर्ड क्वेश्चन करना है f(g-2). अब हमें यहाँ पे इग्नोर करना है इसको, हमें पहले g-2 फाइंड करना है. तो g-2 कैसे करेंगे, यहाँ पे हम पहले g का फंक्शन लिखेंगे विच इज़ 2x प्लस 3. 2x प्लस 3. अब यहाँ पे x की जगह आप विल जस्ट राइट -2 प्लस 3 -4 प्लस 3 एंड देन द आंसर इज -1. तो वी विल सिंपली राइट f, यहाँ से कैरिड ओवर f, एंड देन दिस इज all of this is equal to 1, so we'll write that.
So now we have to write the function of f again. The function of f is 3x plus 2. 3x plus 2, and then x is minus 1 plus 2 minus 3 plus 2, which comes out to be minus 1. So the answer is minus 1a. Now this is a different concept, inverse. हमें inverse के लिए different rules के बारे में बात करनी होगी. Inverse basically क्या होता है, एक फंक्शन का जो inverse होता है वो हम लिखते कैसे हैं, f minus 1x. अब ये करते कैसे हैं, इसके लिए हमें थोड़ी बात करनी होगी, लाइक स्टेप्स वगैरह. तो we'll just write them down और आपको पता चल जाएगा. So let's just take the first example, fx is equal to 2x minus 3. अब हम इस पे हम इन्वर्स की बात करते हैं कि करते कैसे हैं, क्या करते हैं. So now first step for inverse is to write fx as y. ठीक है, तो यहाँ पे हम y लिख देंगे, y is equal to 2x minus 3. And second step, क्या है, we replace y with x and x with y. बेसिकली हम इन्हें इंटरचेंज कर लेंगे. एक जहाँ पे y है वहाँ पे हम x लिख देंगे, जहाँ पे x है वहाँ पे हम y लिख देंगे. जैसे यहाँ पे y है तो हमने यहाँ पे x लिख दिया, यहाँ पे x है तो यहाँ पे हमने y लिख दिया. The third step is to make y the subject. So we have to make y the subject. अब यहाँ पे कैसे करेंगे, ये इस साइड को आइसोलेट करें, x 3 माइनस 3 को इस साइड भेज दिया तो ये प्लस 3 हो गया. 2y, अब ये 2y को यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा. सो अब y को सब्जेक्ट बना दिया, y इज इक्वल टू s प्लस 3 इंटू. अब लास्ट स्टेप यहाँ पे क्या होगा, last step would be write y as f minus 1x. This is how we write the inverse. F minus 1x is equal to x plus 3 over 2. So this is the answer. It's pretty simple, and these are the steps that you need to follow. And let's do the second question. Fx cube minus 1. Fx, 4x cube, sorry, 4x cube minus 1. So the first step is to write y here. Y is equal to 4x cube minus 1, and then you need to replace y with x and x with y. Here x, here y minus 1. Then you need to make y the subject. X plus 1, 4y cube, x plus 1. Right. Now this is the cube. We only need y as the subject. We don't need the cube here. So we take cube root on both sides to get rid of this y. Taking cube root on both sides. So x plus 1 over 4 is equal to y cube 2. So this gets cancelled, and we are left with y is equal to x plus 1 over 4. Now we need to write this y as f minus 1x is equal to cube root x plus 1 over 4. So this is the inverse. And now for the second question. We already did this. Now for the third question. Third question is about, okay, so now we write fx as y and
minus 1, then we replace. Now we need y, but y is under a square root, so we need to get rid of this square root. So for that we need to take square on both sides. And this gets cancelled. X square y minus 1. We need to make y the subject, so we send 1 over to that side. And now we just need to replace this y with fx inverse, and this is it. And now we have the fourth question. The fourth question is about x plus 1 3x minus 2. So simply we write y over here, then x plus 1 3x minus 2 simply, and then we need to multiply these to get simplified expressions. As we have covered before, the way we do this is first we multiply x by both terms and then y, then 1 by both terms. Simple. So the answer here is getting too congested, so answer here will be 3x square minus 2x plus 3x minus 2. And now we see there are like terms here, so we write the like terms down. 3x minus plus x minus 2. Now we need to make y the subject. Now first we need to replace x 3y square plus y minus 2. Wait a second. Just give me a minute. Oh, I'm so sorry. I did this wrong. We actually have to divide here. They aren't asking for multiplication. They're asking for division. I read it wrong. This is y x plus 1 divided by 3x minus 2. Now what we need to do is we need to replace x with y and y with x. So we do that first. Okay. So now we need to find a way to isolate y. So we just trust the process. Now for the first thing we can do is we can bring this over to this side and we'll multiply it by x, 3xy minus 2x, and this is y plus 2. Now we need to make y the subject, right? So we send all the y terms over to this side and all the other terms over to this side. So minus 2x minus 1 y minus 3xy. So now minus 2x minus 1, and here we can take y common. Here there's nothing else, so there is 1 minus 3x, and here you can see we have y as our subject. Now we can send this over to the other side. Minus 2x minus 1 divided by 1 minus 3x, and we have y as the subject. Now we just write f minus 1x, and this is the answer. So with that we are done with our question 6. Now we'll move on to question 7. Question 7 is also about finding inverses, so there's nothing new to learn here. We just need to compute f inverse and g inverse, and then we need to set them equal and find the value of x. We did something similar upstairs with the composition functions, so that's exactly what we're going to do here, but with this, but inverse. So step 1 is to find f minus x. So we have the function here, fx 4x plus 2 y 4x plus 2, and then this y gets interchanged. We need to make this the subject, x minus 2 divided by 4. This is our inverse for x.
In the same way, we also need to find g minus 1x. तो gx is equal to 6x minus 18. Now we need to write y here, 6x minus 18, and then x, 6y minus 18. We replace these, and then we make y the subject. So we first bring this over to this side, this minus 18 that becomes plus 18, and then we divide by 6. It's getting multiplied over here, so it gets divided over here. Now for step 2, we need to set these both equal, this term and this term. X minus 2 upon 4 is equal to x plus 18 upon 6. So now when we have two fractions, we just cross multiply, I guess. 6 goes to this side and 4 goes to that side. We just compute 6x minus 12, 4x plus, I believe 4 into 18 is 72. Let me verify that. Just give me a second. Yeah, it is 72. And now we send the like terms to this side and this side. 6x minus 4x, 72 plus 12. This becomes 2x and this becomes 84. And then 84 divided by 2, x is equal to 42. This is very simple as well. Now for question 8. Question 8 is a different concept, so we're gonna talk about the concept first. Okay, so now before starting question 8, let's talk about inverse property. We have already learned how to calculate inverse, but this is something which proves that we have calculated the inverse correctly. So basically, if you calculate the inverse of something, then if you put it inside the actual function, the answer should always be equal to x. Like f minus f should always be equal to x. Like the outside function is the one that you originally have, and then we have a function inside that. So if you put the function inside that, you always get x as the answer. As we do some questions, you'll get what I'm talking about. So first, we have 4 questions for this. The first question is fx. See, it's saying this, okay, it should be equal to x. Actually, both of them should be equal to x, f and this as well. This is just the inverse property and we need to verify it. So first of all, we need to find the inverse of this first expression. Now we just replace. So the answer for this is x plus 6. And how we did that, we just followed all our rules that I talked about above. And now we need to see if f is equal to x. So f is outside and inside we have the inverse function. Now how we did this is that we just write the outside function f. What is f? X minus 3. So we write the outside function down, x minus 6, and then we put a box here. Inside the box we write the function that's inside, and the function that's inside is x plus x, as we found it over here. X plus x minus 6. As you can see, these get cancelled out. This is a 0, so the answer is x. And it should be x both ways. If we do
if we do FOF, this should also be x. Let's do this. So f minus 1 is outside and fx is inside. So we write down the outside function, which is f inverse, which is x plus 6. And then we write a box in place of x. And then in the box, we write the function that's inside. So fx, x minus 6. X minus 6 plus x. Again, these get cancelled and the answer is x. So this gets verified. And now for part 2, 7x minus 4. I'm just going to do it one way, but I've showed you in the first part how it's done both ways, like FOF and FOF inverse and F inverse OF. So you know both ways you can compute this, but I'm just gonna, for the other part, I'm just gonna show you FOF minus 1 because it gets repetitive and it's the same thing. So 7x minus 4. Now we calculate the inverse of this, 7x minus 4. Sorry. Now in case of this x, we just write y. Oh, sorry, we just isolate this x plus 4 divided by 7 by x minus 1x is equal to x plus 4, 7. Now we need to prove the FOF identity. F is outside and f minus 1x is inside. So we write down the outside function, which is 7x minus 4. And then we put a box in place of x, and then we just write down the inside function in the box. The inside function is x plus 4, 7 minus 4. Now what happens is this gets cancelled out. X plus 4 minus 4, these get cut, 1x. So if you ever have to verify if you've calculated the inverse correctly, you can use this identity even to verify, even if it's not asked in the exam. You can still do it just to be sure that you did it correctly. Now the third question is fx x minus 3, 4. Now again we find the inverse. Hang on. Wait a sec. Okay. So 4x y minus 3, and then this 3 comes over here because to have y. So now we have the inverse. Now we verify the FOF. We write down the outside function, which is x minus 3, sorry, the outside function, yeah, x minus 3, 4. X minus 3, 4, and then we put a box in place of x. And then in the box, we put the inside function, which is inverse, 4x plus 3 minus 3 over 4. So what happens here is that this is 0. Then 4x upon 4, this gets cancelled. We are only left with x, again proving the identity. Our fourth question, the fourth question is x minus 4, x plus 2. Okay, so again we write down the y, and then we interchange x with y. And then we multiply this. X bar plus 2x, y minus 4. Now we need to isolate the y terms. 2x plus 4, y minus xy. 2x plus 4, y
1 because there's nothing else here, just 1y, and then minus x. Again, to verify that you've calculated the common correctly, you can multiply this into this and make sure that you end up with this answer. Now we have isolated y, we just need to send this bracket over to the other side. It's getting multiplied here, so it gets divided over there. So now you have the inverse 1 minus x. And now we need to prove the fourth identity. Let's just write down the original function, x minus 4, x plus 2, and then in place of the x you can write a box. There are two x's here, and then we write the function that we calculated, 2x plus 4 minus 4, and then of which 1 minus x, and then 2x plus 4 minus so this gets cancelled and this is also cancelled, so we are only left with 2x plus 2. Now we can do nothing with 2x, but we can take 2 common here, so we take 2 common here and then we're left with x plus 1. Wait a second, there's something wrong with this. I need to see. They're not getting the right answer. Just a second. Okay, so there's just a computation error. Let's just do it again. There's a computation error from here. We'll redo it. In the box we write down our inverse. I think there's something wrong with the inverse as well. Oh wait, no. Our inverse is right, we just did some computation error, so let's do this again. We put our inverse on the boxes. 2x plus 4 and minus x minus 4, and 2x plus 4 1 minus x, and this is plus 2. So now we need to bring this over 1 minus x. We need to bring this over here too, so we need to multiply this by 1 minus x. 2x plus 4 minus 4 1 minus x. Sorry, 2x plus 4 minus 4, and then we multiply this over there, 1 minus x, to bring this over to both sides. And then we do the same down here, 2x plus 4 plus 2 1 minus x. Okay, now it's correct. Now we just solve this. 2x plus 4 minus 4 plus 4x 1 minus x. By the way, this 1 minus x gets cancelled, so let's just cancel it here. 2x plus 4 plus 2 minus 2x. Now let's see what we can do here. This gets cancelled. This is 6x. 2x plus 4x is 6x, and then 2x minus 2x is 0, and then 4 plus 2 is 6. So these 6's get cancelled and we are left with x, proving our identity.
So this had a lot of computation, so the chances for error was high. As you can see, मेरा पहला आंसर नहीं आ रहा था, तो I had to do it again to make sure. तो as long as you don't get x, तो आपको आंसर में कुछ मसला है, तो you have to do it again and again just to get x, क्योंकि इस आइडेंटिटी में x आना ज़रूरी है. Okay, so that concludes exercise 4. Sorry, not exercise 4, question 8. We still have question 9 and 10. Starting question 9, we're going to talk about something called domain and range. We're going to talk about this concept. So what are domain and range? Domain, there's one thing called domain, and then there's another thing called range. And then we have already talked about what a function is. So domain is another name for input. ठीक है, जो हमने x वैल्यूज़ की बात की थी ना, तो उसमें डोमेन क्या होता है? इनपुट, लाइक जो वैल्यूज़ आप डाल सकते हो. और रेंज इज़ अनदर नेम फॉर आउटपुट, जो बाहर निकलता है. तो बेसिकली इनपुट x वैल्यूज़ एंड आउटपुट y वैल्यूज़. तो बेसिकली फंक्शन में कौन सी वैल्यूज़ आप डाल सकते हो जिसके लिए वो फंक्शन चलेगा, वो ख़राब नहीं होगा, मतलब वो ब्रेक डाउन नहीं करेगा, डिनोमिनेटर में 0 नहीं होगा, स्क्वायर के अंदर माइनस नहीं होगा, कुछ भी. और फिर कौन सी वैल्यूज़ बाहर आ सकती हैं, लाइक इसके लिए कौन से आउटपुट्स पॉसिबल है. और एक और इम्पॉर्टेंट रूल ये है कि जो fx होता है उसका जो डोमेन होता है, उसकी जो x वैल्यू होती है वो इसके इन्वर्स फंक्शन की रेंज होती है, क्योंकि उल्टा हो जाता है. और जो fx की रेंज होती है, जो fx की y वैल्यूज़ होती हैं, वो उसका डोमेन होता है इन्वर्स फंक्शन का. यू नीड टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है जो आपको याद रखना है, ये वाला रूल है कि डोमेन fx इज इक्वल टू रेंज ऑफ f इन्वर्स एंड रेंज fx इज इक्वल टू डोमेन ऑफ f इन्वर्स. So with that, we are going to do the 9th question, which is about domain and ranges वगैरह, और इसके बाद ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. Without finding f inverse, find the domain and range of f inverse. अब हमें f inverse यहाँ पे नहीं निकालना, तो बेसिकली जो इसकी जो डोमेन और fx की जो डोमेन और रेंज होगी वही उसका उल्टा होगी. लाइक इसकी जो डोमेन है वो इसकी रेंज dfx r f1x. बेसिकली यहाँ पे ये आइडेंटिटी हुई rfx इक्वल टू df-1x. तो हमें सिंपली इन क्वेश्चंस में करना क्या है, हमें इस वाले की रेंज और डोमेन फाइंड करना है और फिर उसको उल्टा करके इन्वर्स का बताना. हमें इन्वर्स यहाँ पे फाइंड नहीं करना. अब हम करते कैसे हैं डोमेन और रेंज फाइंड. अब जो पहला क्वेश्चन है 12x - 3. अब 12x - 3 ऐसा फंक्शन है इसमें आप x की कोई भी वैल्यू डालो तो ये ब्रेक डाउन नहीं करेगा. दैट्स वाई इसका जो डोमेन है, मतलब जो इसकी x वैल्यूज़ है वो ऑल रियल नंबर्स आर. ठीक है, और इसकी जो रेंज है, इसका आउटपुट कुछ भी आ सकता है ना, इसमें मतलब कोई लिमिट नहीं है. आप इसमें लाइक हम कोई वो नहीं कर सकते कि इसका आउटपुट कुछ नहीं आ सकता, क्योंकि इसमें आप कुछ भी डालोगे तो कुछ भी आंसर आ सकता है. तो इसकी जो रेंज है दैट इज़ ऑल्सो ऑल रियल नंबर्स, क्योंकि इसमें कुछ इन्फिनिटी तक कुछ भी आ सकता है. लाइक r इज़ इक्वल टू -इन्फिनिटी से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी. लाइक आप इसमें कोई भी वैल्यू इनपुट करो वो आ सकती है. तो हम इसमें कोई नंबर्स ऐसे सच बता नहीं सकते कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि कुछ भी आ सकता है. तो अब हमें इसका नहीं बताना, लेकिन हमें इसके इन्वर्स का बताना है. तो इन्वर्स का क्या होगा, बस इसका उल्टा हो जाएगा. इसकी जो अच्छा, इसमें तो दोनों सेम आंसर्स हैं, तो फिर डोमेन और रेंज दोनों ऐसा है. तो अब जो f इन्वर्स का डोमेन होगा वो क्या होगा, fx की जो रेंज है वो ये है r. फिर इसका रेंज क्या होगा, जो fx का डोमेन है वो भी r है. तो यहाँ पे तो आंसर बिल्कुल सिंपल है, लेकिन आगे थोड़ा वो कॉम्प्लिकेटेड भी सवाल आएंगे. लेट्स सी. अब दूसरा सवाल क्या है, 1/2x + 8. अब यहाँ पे अगेन आप कोई भी वैल्यू इसमें डालो तो ये ब्रेक डाउन नहीं करेगा, ये वही आंसर आएगा इसका. लाइक दिस डज नॉट ब्रेक डाउन फॉर एनी वैल्यू. तो इसमें सेम वही वाली वर्किंग होगी. अब यहाँ पे x कुछ भी डाल दो तो वैल्यू आ जाएगी, लाइक ऑल रियल नंबर्स फॉर दैट रीज़न. तो हम इसी का आंसर यहाँ पे कॉपी एंड पेस्ट,
क्योंकि यहाँ पे भी डोमेन आर होगा, ऑल रियल वैल्यूज, उसका आंसर कुछ भी आ सकता है, इन्फिनिटी, नेगेटिव से लेके पॉजिटिव, कुछ भी आ सकता है। तो इसका भी डोमेन रियल नंबर्स होगा ऑल, और रेंज भी ऑल रियल नंबर्स। फिर एफ इनवर्स का जो है वो उल्टा हो जाएगा, इसका जो डोमेन है वो इसका रेंज, इसका जो रेंज है वो इसका डोमेन। अब यहाँ तक तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन थे। थर्ड क्वेश्चन में थोड़ी ट्रिक है, x+1 नंबर। अब यहाँ पे क्या है, उसने क्वेश्चन में भी बताया हुआ है कि x कैन नॉट बी 1, उसने उसकी वो तो पहले से ही बता दी, इसने इसका डोमेन पहले से ही बता दिया। अब देखो होगा क्या, अगर यहाँ पे आप x-1 डाल दो तो क्या होगा, -1 +1, यहाँ पे ये 0 आ जाएगा, -1/0, तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा फंक्शन। तो ये जो है इस वाले फंक्शन में आप -1 डाल ही नहीं सकते, तो इट कैन नॉट बी पार्ट ऑफ द डोमेन। तो f(x) का जो डोमेन है इट विल बी ऑल रियल नंबर्स, बाकी सारे तो आप डाल सकते हो, बस -1 नहीं डाल सकते, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1, अब ऐसे लिखोगे कर्ली ब्रैकेट्स में। अब अगर हम इसकी रेंज की बात करें तो अब रेंज में देखो, अब इसको थोड़ा एनालाइज करना पड़ेगा, आपको कैलकुलेट करने का ऐसे कोई फार्मूला नहीं है, आपको इसी को एनालाइज करना पड़ेगा, इसमें क्या वैल्यू है जो कभी पॉसिबल नहीं हो सकती। यहाँ पे आपको देख के ये पता चल रहा है कि आंसर जो है वो हमेशा मतलब ऐसा कभी पॉसिबल नहीं हो सकता कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम हुआ, क्योंकि यहाँ +1 हो रहा है तो ये इक्वल नहीं है, ये दोनों एक्सप्रेशन, ये देख के पता चल रहा है कि ये दोनों एक्सप्रेशन इक्वल नहीं है। यहाँ पे अब x जो भी इनपुट करोगे यहाँ पे डिफरेंट होगा डिनोमिनेटर, क्योंकि आप +1 कर रहे हो उसमें, तो फिर ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। अब हमारा 1 कब आता है आंसर किसी भी फ्रैक्शन का, सिर्फ 4/4 या 21/21, इनको अगर हम कट करें तो 1 आंसर आएगा हमारा, क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर सेम है। यहाँ भी कभी भी डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर सेम नहीं हो सकता, तो यहाँ पे भी कभी भी 1 आंसर नहीं आ सकता। तो यहाँ पे इसका जो बाकी कुछ भी आ सकता है इसके अलावा, तो यहाँ पे भी इसकी जो रेंज होगी इट विल बी ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 1। अच्छा, ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 1 बेसिकली, कुछ भी आ सकता है, बस 1 नहीं आ सकता। तो अब हमें लेकिन इसका नहीं बताना, हमें f-1 का बताना। तो f-1 का फिर क्या होगा, डोमेन जो है वो रेंज इसकी वो सेम यही है R1, और फिर इसका जो रेंज है वो भी यही होगा, इसका जो डोमेन है बेसिकली R-1। अब इसका जो लास्ट क्वेश्चन है, लेट्स लुक एट दैट। इसका लास्ट क्वेश्चन क्या है, x-2। अब यहाँ पे भी उन्होंने पहले से ही क्वेश्चन में रेंज बता दिया कि इसमें 2 नहीं आ सकता, बिकॉज ऑब्वियसली अगर इसमें आप 2 डालोगे तो क्या होगा कि दिस विल ब्रेक डाउन। यहाँ पे अगर आप 2 डालोगे 2 - 2 तो ये 0 आ जाएगा, 0 कभी भी इसमें नहीं आ सकता, नहीं सॉरी। Let's do question 9 का fourth part. This one is also about domain and range. So the question is f(x) is equal to x-2। इधर भी हमें रेंज पहले से ही दी हुई है कि जो x की वैल्यू है it either has to be greater than 2 और 2, because स्क्वायर रूट का रूल होता है कि अगर आप यहाँ पे कोई आप कोई 2 से छोटी वैल्यू डालो, फॉर एग्जांपल आप 1 डाल रहे हो यहाँ पर 1 - तो भी आंसर क्या आएगा, माइनस आएगा, और ये एरर देगा आपको, तो ये फंक्शन वैलिड नहीं होगा। x 2 से ग्रेटर वैल्यूज़ के लिए ये फंक्शन काम ही नहीं करेगा। तो इसकी फिर हमारे पास रेंज क्या होगी, सॉरी डोमेन क्या होगा f(x) का। डोमेन उन्होंने पहले से ही क्वेश्चंस में दिया हुआ है, डोमेन इसका होगा 2 और उससे देख आगे सारी वैल्यूज़ लाइक 2 to इन्फिनिटी। लेकिन 2 से कम कोई भी वैल्यू अगर आप दोगे तो माइनस में आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ पे -2 है, आप कोई भी वैल्यू दो, यहाँ पे 1.5 1 या फिर 0.5 कुछ भी दो, माइनस में आंसर आएगा, और माइनस में आंसर आएगा तो फिर आपका आंसर नहीं आ सकता, लाइक एरर आ जाएगा। तो डोमेन तो ये, अब इसकी रेंज क्या होगी, अब इसकी हम अगर रेंज ढूंढने की बात करें तो रेंज में आप अगर देखो तो जो
हमें पता है स्क्वायर रूट के बारे में। स्क्वायर रूट में आप कोई भी चीज़ डालो तो आंसर जो है वो हमेशा हमेशा मतलब पॉजिटिव आता है। इसका आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता, कभी भी नहीं आ सकता इसका आंसर नेगेटिव, क्योंकि लाइक दैट इज़ द रूल ऑफ रूट्स। ठीक है, तो कोई भी आंसर अगर पॉजिटिव आता है तो मतलब इसका मतलब क्या है कि 0 से कम नहीं हो सकता। तो मतलब हमारी रेंज क्या होगी, 0 से लेके इन्फिनिटी। अब हमसे क्वेश्चन में एफ एक्स की रेंज और डोमेन नहीं पूछा, बल्कि एफ के इन्वर्स का पूछा। अब एफ इन्वर्स का जो डोमेन है वो क्या होगा, एफ एक्स का जो इन्वर्स है उसका डोमेन है वो एफ एक्स की रेंज होगा। सो एफ एक्स की रेंज विल बी एस्टेब्लिश 0 से लेके इन्फिनिटी का है, और इसका जो डोमेन होगा और सॉरी इसकी जो रेंज होगी वो क्या होगा एफ एक्स का डोमेन। तो वो हमने ऊपर इस्टेब्लिश किया, वो तो क्वेश्चन भी गिवन है 2 से लेके इन्फिनिट। सिंपल एज दैट। अब हमें अपना लास्ट क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन 10। अब यहाँ पे उन्होंने बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सच दैट एफ ए इज इक्वल टू जी ए। अब यहाँ पे हमें जो फंक्शंस गिवन है देर गिवन इन टर्म्स ऑफ एक्स, तो इसमें स्टेप 1 क्या होगा, वी राइट द फंक्शंस इन टर्म्स ऑफ ए, क्योंकि यहाँ पे मैं एक्स की वैल्यू क्या गिवन है ए। राइट द फंक्शंस इन टर्म्स ऑफ ए। तो एफ ए रिपीट, हम एक्स वाला फंक्शन लिखेंगे एफ एक्स स्क्वायर प्लस 9, यहाँ पे हम ए लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस 9, और दूसरा फंक्शन जी है, तो हम पास जी है एक्स प्लस 21, इन प्लेस ऑफ एक्स वी राइट ए प्लस 21। अब हमें ऐसी वैल्यूज फाइंड करनी है जिस पर ये दोनों इक्वल हों, तो हम इनको पहले तो इक्वल सेट करेंगे। वी हैव टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक, वी हैव टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमें लिख दिया। अब हमें इस सारी इक्वेशन सारे टर्म्स को इस साइड लाना होगा, ए स्क्वायर प्लस 9 माइनस ए माइनस 21 इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए माइनस 12 21 माइनस 21 प्लस 9 इज 12 इज इक्वल टू 0। अब हमें यहाँ पे इसको फैक्टराइज करना है। अब हम कैसे करेंगे इसको फैक्टराइज, कि हमें 12 के फैक्टर्स राइट डाउन करना है। सो हमें यहाँ पे थोड़ी सी फैक्टराइजेशन करनी है। हमें 12 के पहले तो हाउ डू यू मेक 12, लाइक किस नंबर से बन सकता है। आप 2 इंटू 6 देख के बना सकते हो, 3 इंटू 4 देख के बना सकते हो, और 6 इंटू 2 करके बना सकते हो, 12 इंटू 1 देख के बना सकते हो। अब लेकिन हमें यहाँ पे ऐसे दो नंबर्स को चूज़ करना है जिनसे हमारे पास मिडिल टर्म बन सके। अब यहाँ पे आप 2 में से 6 माइनस करके या 6 में से 2 माइनस करके तो -1 नहीं ला सकते, लेकिन आप 3 में से 4 माइनस करके आप -1 ला सकते हो। ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर, अब हम इसको ए के टर्म्स में लिखेंगे -3a प्लस 3a माइनस 4a, क्योंकि हमने लाइक अगर हम इन दोनों को कंप्यूट किया तो आंसर माइनस बनाएगा, लेकिन यही आंसर आएगा, और हमारा 12 भी बन गया। दिस इज़ हाउ यू ब्रेक डाउन द मिडिल टर्म। अब हमारे पास, अब हम कॉमन लेंगे इसमें, इन दोनों टर्म्स में कॉमन सिर्फ a है, a प्लस 3, और यहाँ पे अब हम 4 को कॉमन लेंगे, -4 को, फिर से a प्लस 3। अब यहाँ पर अगर हम इन्हें माइनस करें, मल्टीप्लाई करें इस ब्रैकेट से, तो आंसर क्या आएगा, -4a एंड -12 है, लाइक यही वाला जो
ये वाली जो 2 टर्म्स है वो बन जाएगा। इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो यही बन जाएगा, a² + 3 है यही वाली। इस तरह से ट्रेस करना है कि सेम यही चीज़ बन रही है, लेकिन हमने इसको डिफरेंट तरह से लिख दिया। और ये भी एक बेसिक ट्रिक है कि आप मिडिल टर्म को देखोगे, फिर आप इसके फैक्टर्स देखोगे, आप देखोगे कौन सा यहाँ पे आप फिट कर सकते हो। आप साइंस खुद ही डिसाइड करते हो। यहाँ पे अगर हमारे पास होता है +1, तो फिर हम क्या करते हैं, +4 - 3a करते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे। खैर यहाँ पे ये दोनों हम एक और मतलब ये दोनों ब्रैकेट सेम है, तो हम लिख देंगे a + 3 और दूसरा ब्रैकेट हमारा बनेगा a - 4। जो ये दोनों टर्म्स है उनको एक ग्रुप टुगेदर करके हम ब्रैकेट बना देंगे a - 4। अब चूँकि दिस वाज ऑल इक्वल टू 0, तो हम इनको अलग अलग 0 के इक्वल पुट करके वैल्यूज़ फाइंड करेंगे a की। a + 3 = 0 मतलब a = -3 एंड देन a - 4 = 0 मतलब a + 4 = 0। तो यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यूज़ आई 4 या -3, 2 वैल्यूज़ आ रही हैं। क्वाड्रेटिक जब भी सॉल्व करोगे तो 2 वैल्यूज़ आएंगी। तो दिस कंक्लूड्स आवर लेक्चर।